सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के बारे में। ये कहानी है एक रिटायर्ड जासूस जिसे पता लगा है कि उनके सिस्टम के अंदर एक घुसपैठिया है जिसने सबकी परेशानियां बढ़ा दी है। तब वो वापस आता है इस केस को सुलझाने। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक घर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है कंट्रोल। कंट्रोल किसी का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी यहाँ पर आ जाता है। इस आदमी का नाम है जिम। कंट्रोल कहता है कि किसी को पता तो नहीं है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। जिम कहता है कि नहीं। तब कंट्रोल कहता है कि तुम्हें एक जनरल से मिलना है। अभी के अभी तुम्हें बुदापेस्ट के लिए निकलना पड़ेगा। हमारी ब्रिटिश इंटेलिजेंस में एक रशियन मुखबिर है जो धीरे धीरे हमें खोखला करते जा रहा है। वो जनरल जानता है उसके बारे में। अब जिम निकल पड़ता है बुदापेस्ट के लिए। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है उस जनरल से। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक वेटर आता है। जिम जैसे ही वेटर को देखता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस वेटर को बहुत ही ज्यादा पसीना हो रहा है। जिम धीरे धीरे करके चारों तरफ देखता है। उसे हर जगह गड़बड़ नजर आती है। तब वो उठ करके भागने लगता है, मगर वो यहाँ से भागता उससे पहले वेटर उसे शूट कर देता है। यानी कि दुश्मनों को पहले ही पता लग गया था कि जिम यहाँ पे आ रहा है उस नाम को हासिल करने के लिए। अब हम कंट्रोल को देखते हैं। यहाँ पर कंट्रोल के संस्था के सारे लोग हैं। यहाँ पर हमें उनकी संस्था का नाम भी पता लगता है जिसका नाम है द सर्कस। सारे लोग यहाँ इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जिम की मौत हो गई। कंट्रोल बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसे लग रहा है कि उसने ही भेजा था जिम को बुदापेस्ट, तब उसकी मौत हो गई। अब इनका भरोसा उठ चुका है सर्कस से। इन्हें लग रहा है कि अंदर कोई घुसपैठिया है जिसे इनके हर चीज का पता है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस में जितनी भी चीजें हो रही हैं सब पे उनकी नजर है। अगर इन लोगों ने कुछ भी किया तब लोगों की जान चली जाएगी और ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कंट्रोल को। कंट्रोल सबको कहता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अब से मैं सर्कस का सदस्य नहीं हूँ। यहीं पर एक और जासूस है जिसका नाम है जॉर्ज स्माइली। जॉर्ज भी इस्तीफा दे देता है और कहता है कि मैं भी अब यहाँ का सदस्य नहीं रहना चाहता। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। यहाँ से जाने के बाद कंट्रोल की हालत खराब होने लगती है। तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। थोड़े समय के बाद सबको पता लगता है कि कंट्रोल की मौत हो चुकी है। कंट्रोल की मौत के बाद पर्सी नाम के आदमी को सर्कस का हेड बना दिया जाता है। तब वो ब्लेंड नाम के जासूस के साथ पहुंचता है ओलिवर नाम के आदमी के पास। इनके पास एक नया प्लान है कि कैसे ये लोग रशियंस के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन इस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लगेंगे और उन्हीं पैसों के लिए लोग ओलिवर के पास आए हुए हैं ताकि वो इन्हें फंड दे सके। ओलिवर कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए फंड की व्यवस्था करता हूँ। आज जितने भी सीक्रेट एजेंसीज हैं सारे हम पर हंस रहे हैं। सबको लगता है कि हम सबसे कमजोर सीक्रेट एजेंसी है। जब से हमारे एजेंट की बुदापेस्ट में मौत हुई है सारी दुनिया हम पर हंस रही है। ये मिशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हमने इसे पूरा कर लिया तब हम सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम लोग मिशन की तैयारी करो। इनके जाने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रिकी टार। रिकी टार सर्कस का एक फील्ड एजेंट है। वो कॉल करता है ओलिवर के पास और उससे कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, मेरे पास कुछ खास जानकारी है। ओलिवर मान जाता है। शाम को ओलिवर के पास दो और जासूस आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज और पीटर। रिकी पीटर के अंडर में ही काम करता है। ओलिवर पीटर से कहता है कि मुझे रिकी का कॉल आया था। रिकी ने मुझे बताया, उसने कहा कि जिस मुखबिर की हम तलाश कर रहे हैं वो भी सर्कस के अंदर ही है और हम सारे बड़े ऑफिसर्स में से एक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस को अब जॉर्ज सुलझाए और पता लगाए उस मुखबिर के बारे में। जॉर्ज कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं ये केस नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब ओलिवर उसे कहता है कि मरने से पहले कंट्रोल मेरे पास आया था और उसने भी यही बात कही थी, लेकिन मैं इस पर एक्शन ले पाता उससे पहले उसकी मौत हो गई। कंट्रोल भी यही चाहता था कि इस गुत्थी को सुलझाया जाए और सिर्फ तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद जॉर्ज मान जाता है और कहता है कि मेरी एक शर्त है, मैं खुद चुनूंगा अपनी टीम को। मेरे टीम में पीटर और इसके अलावा एक और ऑफिसर मुझे चाहिए जो रिटायर हो चुका है, उसका नाम है मेंडल। ओलिवर मान जाता है। अब जॉर्ज को पता है कि कंट्रोल जरूर कुछ जानता था। तब सबसे पहले ये लोग जाते हैं कंट्रोल के घर पे। वहाँ जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि शतरंज के बहुत सारे मोहरे रखे हुए हैं और सब पे तस्वीरें लगी हुई हैं। जॉर्ज बड़े ध्यान से सारे तस्वीरों को देखता है। सारे मोहरों के ऊपर सारे बड़े बड़े सर्कस के ऑफिसर्स की तस्वीरें लगी हुई है। तभी जॉर्ज की नजर पड़ती है अपने तस्वीर पे। वो देखता है कि ब्लैक क्वीन पर उसकी तस्वीर लगी हुई है। तब वो व्हाइट वाले क्वीन को देखता है। उस पे उसे कोई तस्वीर नजर नहीं आती, मगर एक नाम लिखा हुआ है जो नाम है कार्ला। अब जॉर्ज इस बारे में सोचने लगता है। यहाँ से ये लोग सारी चीजों को लेते हैं और जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं एक होटल रूम में। जॉर्ज इस केस पर लगा हुआ है। वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वो पीटर को कहता है कि उन सारे लोगों की लिस्ट निकालो जिसे कंट्रोल के मौत के बाद निकाल दिया गया सर्कस से। हम एक एक करके उनसे जाकर के पीटर सारे लोगों का नाम निकालना शुरू कर देता है। इनकी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक औरत का जिसका नाम है कोनी। अगले ही दिन जाकर के जॉर्ज मिलता है कोनी से और उससे बातचीत करना स्टार्ट करता है। कोनी सबसे पहले पूछती है जॉर्ज के पर्सनल लाइफ के बारे में। जॉर्ज बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। फिर वो कोनी से पूछता है कि जब तुम सर्कस में थी तुम्हें किसी रशियन के बारे में पता लगा? कोनी याद करके कहती है कि नहीं। फिर वो कहती है कि 15 साल पहले एम्बेसी से एक रशियन आया था हम लोगों की एजेंसी में। मुझे उस पर शक हुआ था। मैंने बहुत समय तक डिपार्टमेंट को कहा कि ये लोग इस आदमी के बारे में पता लगाएं, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में पता नहीं लगाया। मगर मैं उस आदमी का नाम नहीं भूली। उसका नाम था पोलियाकोव। बहुत समय बीत गया। उसी बीच में सोवियत आर्मी की एक परेड को देख रही थी और वहाँ पर मुझे पोलियाकोव नजर आया। मेरी नजर उससे नहीं हटी।
तभी आर्मी के एक जनरल ने आकर के उसे सैल्यूट किया। इस चीज को देखने के बाद मैं भौचक्का रह गई और इस बात की पुष्टि हो गई कि आदमी जरूर रशिया के लिए कुछ न कुछ तो करता है कि इसकी इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट है। मैंने तुरंत ये बात जाकर के पर्सी को बताई, मगर उसी दिन पर्सी ने मुझे सस्पेंड कर दिया और निकाल दिया डिपार्टमेंट से। इन सारी बातों को कहने के बाद वो भावुक हो जाती है और पुराने एल्बम्स को निकाल लेती है। एल्बम में हमें एक तस्वीर नजर आती है जिम की, जिसके साथ एक और एजेंट है जिसका नाम है बिल। ये औरत इन फोटो को देख करके भावुक हो रही होती है। तभी जॉर्ज यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं कि यूनिवर्सिटी वो बच्चों को पढ़ा रहा है, यानी कि जिम अभी भी जिंदा है। सर्कस ने भी एक चाल चली है जिस चाल के बारे में रशियंस को अभी तक पता नहीं चला। जॉर्ज अब जैसे ही घर पहुंचता है उसकी मुलाकात होती है रिकी से। रिकी उसके ही घर के अंदर छुप करके रह रहा है। उसे पता है कि बाहर क्या हो रहा है। रिकी मदद मांगने आया हुआ है जॉर्ज से। यहाँ पर रिकी भी कार्ला का नाम लेता है और कहता है कि उसके गिरफ्त में एक लड़की है, मुझे उसे छुड़ाना है। जॉर्ज कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। तब रिकी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक। थोड़े समय पहले पीटर ने रिकी को एक मिशन दिया था और भेजा था इस्तांबुल। वहाँ जाते ही कहा था कि तुम्हें बोरिस नाम के आदमी से मिलना है। रिकी इस्तांबुल आते ही अपने काम पे लग जाता है। वो बोरिस से डायरेक्ट नहीं मिलना चाहता। पहले वो उस पर नजर रखना शुरू करता है। जिस होटल में बोरिस आता है वो उसके सामने वाले होटल में एक कमरा ले लेता है और दिन रात नजर रखता है। एक दिन वो देखता है कि बोरिस एक लड़की के साथ आया हुआ है कमरे में। जब वो दोनों एक साथ होते हैं तभी यहाँ पर बोरिस की पत्नी आ जाती है जिसका नाम है। अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देखने के बाद वो हंगामा करने लगती है। ये बात बोरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब वो बड़ी बेरहमी से पीटने लगता है अपनी पत्नी इरीन को और भगा देता है। रिकी के पास यही सही मौका है जब वो इरीन के करीब जा सकता है। वो इरीन से बातें करना शुरू कर देता है। ये लोग दिन रात एक साथ रहते हैं। धीरे धीरे इरीन को प्यार होने लगता है रिकी से। रिकी भी उसे पसंद करने लगता है। एक वक्त के बाद जब ये लोग बाहर होते हैं तब इरीन रिकी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो, और अगर तुम किसी जानकारी के लिए मेरे पास आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मेरे पास वो खास जानकारी है लेकिन मैं फ्री में जानकारी नहीं दूंगी। मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ बोरिस के साथ। अगर मैंने वो जानकारी दी तो बदले में मुझे नई जिंदगी चाहिए, एकदम नए जगह पे। इसके लिए मुझे बात करनी है तुम्हारे बॉस से जो मेरे मांग को पूरा कर सके। इन बातों को सुनने के बाद रिकी कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। मैं डायरेक्ट अपने बॉस को ये बात नहीं बोल सकता। जब तक मुझे पता ना लगे कि वो जानकारी क्या है तो तुम्हें वो जानकारी मुझे देनी पड़ेगी। मगर इरीन इतने आसानी से जानकारी नहीं देने वाली है। रिकी उसके साथ ही रहता है। एक वक्त के बाद ये भी उसके प्यार में पड़ जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तब इरीन पूरी जानकारी देती है रिकी को। रिकी तुरंत ये जानकारी भेजता है अपने ऑफिस, लेकिन वो भी पूरी बात नहीं बताना चाहता। वो चाहता है कि इस पूरे केस में वो भी इन्वॉल्व रहे। तब वो आधी अधूरी जानकारी भेजता है और तुरंत उसे रिप्लाई भी मिलता है कि ये जानकारी पहुंच गई है सर्कस तक। लेकिन जब उस मैसेज को ध्यान से रिकी पढ़ता है उसे एहसास होता है कि ये मैसेज किसी और के पास नहीं बल्कि उस मुखबिर के पास पहुंचा है। तब रिकी डर जाता है। जहाँ से उसने मैसेज भेजा था सबसे पहले वहाँ के आदमियों को मार दिया जाता है। तब रिकी तुरंत कॉल करता है आयरीन के पास उसे आगाह करने के लिए, मगर आयरीन फोन नहीं उठा। वो जैसे ही बोरिस के होटल में जाती है वो देखती है कि बोरिस को भी किसी ने मार करके फेंक दिया है बाथटब में। इसी बीच यहाँ का दरवाजा बजता है। इरीन उधर जाती उससे पहले लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे जख्मी करके लेकर के जाने लगते हैं एक जहाज पे। रिकी हर जगह ढूंढता है आयरीन को, मगर उसे आयरीन कहीं भी नजर नहीं आती। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय। रिकी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो सच्चा प्यार करता है आयरीन से और जॉर्ज को कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से आयरीन वापस चाहिए। मुझे पता है कि आयरीन को बंधक बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि कार्ला ही है। जॉर्ज उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हारे भी पीछे आएंगे। तुम ज्यादा दिनों तक यहाँ पर छुप के नहीं रह सकते। मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पे भेजता हूँ। जब तक हम इस गुत्थी को नहीं सुलझा लेते तब तक। इतना कहने के बाद अब जॉर्ज जाकर के मिलता है पीटर से और कहता है कि मैं सर्कस के ऑफिस में नहीं जा सकता, मगर तुम जा सकते हो। मुझे लास्ट नवंबर की पूरी फाइल चाहिए। वो सारा का सारा रिपोर्ट मेरे सामने होना चाहिए। जाओ और ऑफिस से उसे लेकर के आओ। मगर पीटर को पता है कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। ये लोग किसी भी चीज को ना अंदर लेके जा सकते हैं और ना ही अंदर से बाहर लेकर के आ सकते हैं। पीटर एक प्लानिंग करता है और चला जाता है सर्कस के ऑफिस। उसके बैग को बाहर ही जमा करवा लिया जाता है। अंदर जाने के बाद पीटर उस फाइल को निकालता है और आने लगता है बाहर। उसने बाहर ही मेंडल को काम पर लगा करके रखा था। तब मेंडल कॉल करता है ऑफिस में और कहता है कि मुझे पीटर से बात करनी है। पीटर जब बात करता है तब मेंडल उसे कहता है कि तुम्हारे कार का एक पार्ट नहीं मिल पा रहा, वो पार्ट लेकर के आओ तभी तुम्हारी गाड़ी ठीक हो पाएगी। पीटर कहता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है जिसके पास वो पार्ट मिलेगा। मेंडल कहता है कि तुम्हें किसी न किसी से तो कांटेक्ट करवाना पड़ेगा। पीटर कहता है कि ठीक है, मेरे बैग में एक मैकेनिक का नंबर है, मैं तुम्हें उसका नंबर देता हूँ। इतना कहने के बाद वो रिसेप्शन वालों को कहता है कि मेरा बैग लेकर के आओ। जैसे ही वो लोग बैग लेकर के आते हैं, नंबर निकालने के बहाने पीटर फाइल को छुपा देता है अपने बैग में। लेकिन अब वो यहाँ से निकलता उससे पहले पर्सी उसे बुलाता है एक मीटिंग के और मीटिंग में कहता है कि रिकी तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमने जब उसे इस्तांबुल
इस्तांबुल भेजा था तभी वो रशियंस के साथ मिल गया और रशियंस ने उसे तभी यहाँ पर भेजा ताकि वो हमारी सारी खबरें उनके पास पहुंचा सके। इस बात की पुष्टि तब हुई जब मैंने रिकी के अकाउंट को चेक करवाया, उसमें बहुत सारा पैसा आया है। इन बातों को सुनने के बाद अब पीटर आग बबूला हो जाता है और सीधा पहुंचता है जॉर्ज और रिकी के पास। अंदर आते ही वो रिकी को पीटना शुरू कर देता है और जॉर्ज को कहता है कि यही है वो धोखेबाज जो अब तक हमें धोखा दे रहा था। रिकी कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पीटर कहता है फिर तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे क्यों आए? जॉर्ज सबको शांत करवाता है और रिकी से कहता है कि मुझे बताओ तुमने आयरीन के बारे में कब डिपार्टमेंट को बताया था? रिकी कहता है कि 20 नवंबर को। जॉर्ज कहता है कि 20 नवंबर के पेज को फाड़ा गया है, यानी कि कोई जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहा है। उसे पता था कि रिकी के पास क्या जानकारी है, इसीलिए अब उन लोगों ने रिकी के अकाउंट में पैसे डाले ताकि उसका डिपार्टमेंट ही मार दे उसे। अब पीटर शांत हो जाता है। जब ये सारे लोग शराब पी रहे होते हैं तब जॉर्ज कहानी सुनाना शुरू करता है पीटर को कि एक बार वो कार्ला से मिला था। फिर वो बताता है एन के बारे में, आखिर एन से वो अलग कैसे हो गया। वो उस क्रिसमस के बारे में बताता है जहाँ वो दोनों एक साथ गए थे। जॉर्ज हर जगह ढूंढ रहा था अपनी पत्नी एन को, तभी उसकी नजर पड़ी एन पे। उसने देखा कि एन अंधेरे में एक मर्द के साथ इंटीमेट हो रही है। इन बातों को कहने के बाद बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है जॉर्ज। जैसे ही अगली सुबह होती है ये लोग फिर से केस पे लग जाते हैं। ये लोग पहुंचते हैं जेरी नाम के ऑफिसर के पास। जब जिम को मारा गया था तब सबसे पहले एक खबर जेरी के पास ही आई थी। जॉर्ज कहता है कि उस रात क्या हुआ था मुझे पूरी बात बताओ। तब जेरी कहता है कि जैसे ही मुझे एक खबर मिली कि जिम की मौत हो गई, मैं सबसे पहले गया कंट्रोल के पास और उसे पूरी बात बताई। कंट्रोल सुन पड़ गया, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तब मुझे लगा कि जॉर्ज को ये बात बतानी चाहिए। मैंने तुरंत जॉर्ज के घर पे कॉल किया। तब उसका कॉल उसकी पत्नी ने उठाया। मैंने एन को सारी बात बता दी कि आखिर क्या हुआ है। उसके थोड़े समय के बाद बिल आया मेरे ऑफिस और उसने कहा कि मैं क्लब में था, वहाँ पर मैंने आधी बात सुनी, मुझे अब पूरी बात बताओ। तब जेरी ने उसे पूरी बात बताई। बिल ने जेरी को लिया और लेकर के चला गया जिम के घर पे और उसके घर पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सबको लेकर के आ गया ताकि ये बात प्रूफ ना हो सके कि जिम किनके लिए काम कर रहा था। इन बातों को सुनने के बाद जॉर्ज और पीटर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पीटर कहता है कि जिस क्लब में बिल था वहाँ पर उसे कभी भी जानकारी थी और जेरी ने जानकारी सिर्फ एन को दी थी। तब ये बात पता कैसे लगी बिल को? जॉर्ज कहता है क्योंकि मेरी पत्नी का अफेयर जिस आदमी के साथ चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बिल ही था। जब जेरी ने ये सारी बातें एन को बताई तो बिल वहाँ पे मौजूद था। जॉर्ज कहता है कि अब मुझे पूरी बात समझ में आ रही है। उस रात जब मैं वापस आया था मैंने अपने घर पे बिल को देखा था। अब धीरे धीरे सारी गुत्थी सुलझ रही है। जॉर्ज सीधा पहुंचता है जिम के पास और उसे कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए, मुझे पूरी कहानी बताओ। तब जिम अपनी कहानी बताना शुरू करता है और कहानी आती है फ्लैशबैक में। हम उस वक्त को देखते हैं जब जिम आकर के मिला था कंट्रोल से। कंट्रोल कहता है कि मुझे 5 लोगों पे शक है, इन्हीं 5 में से कोई मुखबिर है, लेकिन मुझे उनका कोड नेम चाहिए, तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी। वो शतरंज के सारे मोहरों को निकालता है और एक एक करके फोटो चिपकाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो फोटो चिपकाता है पर्सी का कोड नेम है टिंकर। फिर दूसरी फोटो वो चिपकाता है बिल जिसका कोड नेम है टेलर। फिर तीसरी फोटो वो चिपकाता है ब्लैंड जिसका कोड नेम है सोल्जर। फिर चौथी फोटो चिपकाता है वो टॉबी नाम के आदमी जिसका कोड नेम है पुअर। वैसे ही सारे तस्वीरों को चिपकाता है और जिम पहुंच जाता है बुदापेस्ट। वहाँ जाने के बाद जैसे ही उसे गोली लगती है, मरने से पहले कार्ला के लोग उसे पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जिम को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो सारी जानकारियां बक देता है कार्ला के सामने। तब इरीन को लाया जाता है उसके सामने और एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुम इस लड़की को जानते हो? फिर जिम के ना कहते ही वो लोग मार देते हैं इरीन को और थोड़े समय के बाद वापस भेज देते हैं इंग्लैंड। वापस आते ही जिम की सबसे पहली मुलाकात होती है टॉबी के साथ। टॉबी उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि अब से तुम सर्कस से दूर रहोगे और उनके सारे एजेंट से भी। तुम्हारी ये नई जिंदगी, पुराना जिम मर चुका है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। इतनी जानकारियां जॉर्ज के लिए भी काफी। वापस आने के बाद वो भी कड़ी को कड़ी से जोड़ना शुरू कर देता है और सबसे पहले वो पहुंचता है ओलिवर के सीनियर के पास और उसे जा करके कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रस्ताव को तुम्हारे पास लेकर के आया गया था कि हम उस रशियन एजेंट को पकड़ना चाहते हैं, वो सरासर झूठ था। उनका असली मकसद था कि हमारी सारी जानकारी वो रशियंस तक पहुंचाए और अब तक यही चल रहा है। इन बातों को सुनने के बाद उसका सीनियर आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि अब हमें क्या करना है। जॉर्ज कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अभी रशियंस की नजर सिर्फ एक ही आदमी पर है और वो है रिकी, और रिकी हमारे पास है। उसे पकड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उसे चारा बनाएंगे। इतना कहने के बाद वो पीटर के साथ पहुंचता है रिकी के पास और उसे कहता है कि तुम्हें पेरिस जाना पड़ेगा। रिकी कहता है कि मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि इरीन मुझे वापस चाहिए। अब तक ये बात रिकी को पता नहीं लगी है कि इरीन मर चुकी है। ये दोनों उससे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इरीन मिल जाएगी। तब जॉर्ज पहुंचता है टॉबी के पास और उसे धमकाना शुरू करता है। तब टॉबी सारी बातें बक देता है और वो नाम बकता है कि उसके अलावा पर्सी, ब्लैंड और बिल ये सारे भी रिपोर्ट करते हैं पोलियाकोव को। जॉर्ज कहता है कि कहाँ तुम लोग रिपोर्ट करते हो? टॉबी
कहता है कि ये घर में। जॉर्ज जब एड्रेस मांगता है तब टॉबी नहीं बताता। जॉर्ज कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक भगौड़े हुआ करते थे, जल्दी ही तुम जेल जाने वाले थे, तब तुम्हें कंट्रोल लेकर के आया था सर्कस में और आज तुम अच्छी जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन तुम किसी के सगे नहीं हो। अगर तुमने मुझे उस घर का एड्रेस नहीं बताया तब मैं तुम्हें वापस वहीं पर भेज दूंगा। मुझे पता है कि इन सब का मास्टरमाइंड एक ही है, तुम सारे लोग बस एक प्यादे हो। तब टॉबी डर करके बता देता है वहाँ का एड्रेस। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिकी को, जो पेरिस आ चुका है। जैसा उसे बताया गया था वो बिल्कुल वैसा ही करता है। पेरिस से एक संदेश भेजता है सर्कस के पास। जैसे ही टॉबी के अलावा बाकी 3 लोगों को यह संदेश मिलता है वो तीनों पागल हो जाते हैं। अब उन्हें इस संदेश को जितनी जल्दी हो सके पोलियाकोव के पास पहुंचाना है। ये लोग जाने लगते हैं उस जगह पे जहाँ से संदेश भेजेंगे, लेकिन वहाँ से संदेश एक ही आदमी भेजता है जो असली मुखबिर है, बाकी सारे भाड़े के टट्टू हैं। उस घर पे हम देखते हैं जॉर्ज को, जो पहले से आकर के बैठा हुआ है। उसे तुरंत गाड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है। एक आदमी अंदर आता है और जैसे ही पीछे घूमता है वो देखता है कि जॉर्ज उसके सामने ही है, जिसके हाथ में बंदूक है, और वो मुखबिर कोई और नहीं बल्कि बिल है। जॉर्ज बिल को अरेस्ट कर लेता है और ये लोग उसे छुपा करके रखते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि ये बात बाहर है। पहले ही इनके डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ चुकी है, अगर ये बात बाहर आ गई तो इनका डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। बिल को ऐसे ही बंधक बना करके रखा जाता है। थोड़े समय के बाद जॉर्ज उससे मिलने आता है और कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ, तुमने एन के साथ अफेयर क्यों किया? बिल कहता है क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था, मैं तुम्हारे घर में घुसना चाहता था और एन मेरे जाल में फंस गई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि एक वक्त के बाद तुम्हें सच्चाई पता लग जाएगी, तब तुम मुझे इग्नोर करोगे और कभी भी मुझ पर शक नहीं करोगे कि मैं ही वो मुखबिर। जॉर्ज कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अच्छा इंसान बना रहा हूँ। जब कार्ला मारने वाला था जिम को तब मैंने उसे रोका और कहा कि उसे मत मारो, मेरी वजह से जिम अभी भी जिंदा है। मैं जिम के लिए हमेशा पैसे भी भिजवाता था। इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉर्ज यहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। बिल अब हमेशा के लिए यहाँ पर कैद है। थोड़े समय के बाद हम जिम को देखते हैं जो एक बंदूक लेकर के आता है। जैसे ही बिल उसके निशाने पे आता है जिम मार गिराता है बिल को, क्योंकि जिम के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ उस मुखबिर के कारण हुआ है और वो उस मुखबिर को कभी माफ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं जिसे यहाँ का हेड बना दिया गया है और जॉर्ज एक नए तरीके से सर्कस को चलाना चाहता है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।